तो लड़ाई यहाँ पे ये है कि क़यादत बनाएंगे तभी जाके हिफाजत में रहेंगे। आप एक बात बताइए, जिनके पीछे भाग रहे हैं उनके आप लिस्ट देख लीजिए। सारण कमिश्नरी में जितेंद्र राय, सत्येंद्र राय और प्रेम शंकर यादव, हरिशंकर यादव, औध बिहारी चौधरी और आपको श्रीकांत यादव और अब मतलब इतने सारे विधायक सारण कमिश्नरी में एक जात से हैं और हम उन पे भरोसा करके उनको जिताते हैं। लेकिन जब हमारे कौम के लोग उठते हैं तो वो भाग के चले जाते हैं बीजेपी में। तो उनके साथ हम क्यों खड़े रहेंगे? इससे औध बिहारी के जीतने से मुसलमानों का क्या फ़ायदा है? मुझे एक बात बता दे सिवान की, हम उनके जीतने से हमें क्या फ़ायदा होगा? हम मुसलमानों को क्या फ़ायदा होगा? जब उन ऐसा चाहिए तो अपने मैं ज़िंदगी अपना कौम के लिए वक्फ कर दूंगा। कोई मुझसे रजिस्ट्री कराएगा ना तो रजिस्ट्री कर दूंगा कि मैं अपनी कौम के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर लूँगा मेरी। और हर वक्त साहबुद्दीन साहब को भरा बुला कहने वालों को जवाब देने वाला भी मैं ही मोहम्मद कैफ हूँ ना। और 2009 में जब हिना साहब पहली बार चुनाव लड़ी थी तो सारे यादव एक होके उनको वोट दे। वहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल का उनको कोई महत्व नज़र नहीं आया और वहाँ से लगातार आज हम 20 साल से हार रहे हैं। किनके वजह से हार रहे हैं? उन्होंने दे दिया है। एक विधानसभा से स्पीकर से ज़्यादा कुछ बन नहीं सकते हैं आप एक विधायक होके। उसके बाद भी ये चुनाव लड़ने की होड़ में है, मुसलमानों के देने के होड़ में नहीं है। आलम मोहम्मद के बारे में आप देखिएगा तो एक भी विरोध भाषा नहीं है, एक भी विरोध भाषा है नहीं। लेकिन जानते हैं कट्टरपंथी जो इस टाइप के लोग हैं कि मुसलमानों को कहाँ चोट दिया जाएगा तो मुसलमान खड़े होंगे और मुसलमान जज्बात में आएंगे। ये भारत संविधान से चलेगा ना किसी की बाप की दुकान से चलेगा। ये आपको एकजुट होना पड़ेगा और मोहम्मद कैफ के साथ आना पड़ेगा। और मोहम्मद कैफ अगर जीतता है तो एक बात बताइए कहाँ जाएगा? बताइए हमको। बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान ही ठेकेदार बनेगा? 2009 से बीजेपी को नहीं लोग हरा रहा है तो मुसलमान तो बाखूबी अपना बड़ी ईमानदारी के साथ जाके यादव को वोट दे देते हैं। लेकिन जहां मुसलमान खड़ा हो तो यादव कहाँ चले जाते हैं? ये कौन सा समीकरण है? और मैं एक बात बता दे रहा हूं, कब्रिस्तान का झगड़ा हो, महावीरी का झगड़ा हो, मुहर्रम का झगड़ा हो, सब यादवों से है। आपको वोट नहीं देने वाले वोट। बिहार विधानसभा चुनाव है और सिवान सीट जो है कभी हॉट सीट में माना जाता था और कहा जाता था कि सिवान की राजनीति जो है बिहार की राजनीति तय करता है। लेकिन तस्वीर जो है अब बदल चुका है और चुनाव भी काफ़ी नज़दीक आ चुका है। अगर हम बात करें प्रत्याशियों का तो राजद से अभी औध बिहारी चौधरी विधायक हैं और कद्दावर नेता भी हैं। बिहार में उनको जाना जाता है, पूर्व में बिहार विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। तो उनसे लड़ाई है इस बार। बीजेपी से अभी कौन कैंडिडेट होगा अभी साफ नहीं हो पाया है। हालांकि अभी हमारे साथ जो हैं कैफ और बंटी हैं जो एमआईएम के नेता हैं और लगातार जो है क्षेत्र में घूम रहे हैं। हालांकि अभी कुछ दिनों से बीमार थे, इलाज चल रहा था, उसके बीच में भी देखा गया कि लोगों से जाके मिल रहे थे, तस्वीर सामने आ रही थी। ख़ास तौर पे हम इनसे बात करेंगे कि क्या एमआईएम जो है इन पे भरोसा जता रही है, क्या ये जिन भरोसों को लेकर क्षेत्र में घूम रहे हैं उस पर ये खरे उतर पा रहे हैं, जो लोग हैं वो कैसे इन पे उम्मीद करें और कैसे भरोसा करें। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो आप बीमार थे और हॉस्पिटल की तस्वीर आपके आ रहा था सामने, कैसे हैं अभी? ऑपरेशन हुई है जी। और ऑपरेशन होने के बाद मैं आज रात में घर आया हूँ और आप आए तो मान लीजिए मैं किसी को नाखुश करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। तो जिस हालात में हूँ उम्मीद है कि जल्दी मैं कम बैक कर जाऊँगा। 2-3 दिन के बाद मार्केट में और अपने लोगों के बीच में घूमना मैं चालू कर दूँगा इंशाअल्लाह ताला। और मुझे उम्मीद है कि मैं जल्दी स्वस्थ होऊंगा और आपसे भी चाहूँगा कि दुआ दें कि मैं जल्दी से फिर से अपने कामों में लग जाऊँ। बिल्कुल स्वस्थ हो जाइए और काफ़ी नज़दीक आ चुका है चुनाव, क्योंकि आपको दौड़ना भी है। और जिस तरीके से देखा जाता है सिवान में ख़ास तौर पे जो आपकी तस्वीर है जो बनते जा रहा है, छोटा वैसी के तौर पे आपका तस्वीर जो है बनते जा रहा है, लोगों के बीच अब चर्चा में आ चुके हैं। सिवान सदर से आप तैयारी कर रहे हैं। सिवान सदर में अगर देखा जाए तो मुस्लिमों का आबादी जो है लगभग 90,000 के आसपास है। तो इतनी बड़ी आबादी, उस बीच आप एमआईएम से आ रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ राजद से औध बिहारी चौधरी हैं। तो क्या मुसलमान आप पे भरोसा करेंगे या फिर जो अदर बिरादरी के जो लोग हैं, अदर कास्ट के जो लोग हैं, वो आप पे भरोसा कर रहे हैं? अभी क्षेत्र में आप लगातार जो घूम रहे हैं, काफ़ी नज़दीक आ चुका है, अभी तक आप क्या आंकड़ा निकाल पाए हैं? सब
पे भरोसा मुसलमानों ने कर लिया है, हम्म, टोटल लोग पे, हर जात पे। अब वक्त आ गया है मुसलमानों पे भरोसा करने का। और मैं कहता हूँ कि जिस कौम में क़यादत नहीं उस कौम की हिफाजत नहीं। तो क़यादत जब हमारी नहीं रहेगी तो टिकट हमें कौन देगा? कोई नहीं देगा। 24 विधानसभा है सीवान शहर में, सारण कमिश्नरी में, और सारण कमिश्नरी में एक भी विधायक नहीं है। इससे बड़ा दुख की बात हम मुसलमानों के लिए क्या हो सकती है? 19% होने के बावजूद अगर हमारी क़यादत नहीं होगी तो ये सेकुलर, ये संविधान फिर हमारे लिए तो है ही नहीं कि हम अपनी बातों को विधानसभा में रखें, हम अपनी बातों को संसद भवन में रखें। तभी तो सेकुलर होगा, तभी तो बराबरी की बात होगी। तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसके ज़िम्मेदार जो सेकुलर पार्टी हैं वो हैं कि वो बीजेपी को हराने में हमें लगा दी है, और हमें 75 साल में वही कर रहे हैं। ना अपनी क़यादत को खड़ा कर रहे हैं, ना अपनी एक पार्टी को खड़ा कर रहे हैं। आज तक हमारी पार्टी तक नहीं खड़ा हुई। अब जाके हमारी पार्टी जो आई है, हमारे जो मुस्लिमों के नेता जो सामने आए हैं, अवैसी साहब, मुस्लिमों का नेता है सर। जी बिल्कुल, मुस्लिमों का नेता नहीं है, हर कौम के नेता है। लेकिन मुस्लिमों का नेता इसलिए कहा जा रहा है कि मुस्लिमों की आवाज़ को बुलंदी के तौर पे उन्होंने आज 10 सालों में जो कामयाबी मिली है, वो कामयाबी किसी मुसलमानों के साथ नहीं मिली है। कारण है कि वो जो मुसलमान बनते हैं फिर अपने ही बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन ये ऐसे एक सांसद है, एक ऐसे एक नेता है जो लगातार अपनी कौम के बारे में सोच रहे हैं कि कौम पे जो प्रहार हो रहा है, जो कौम पे जो घटना घट रही है, जो कौम के लोगों के साथ जो भद्दा मजाक किया जा रहा है, उसकी आवाज़ों को बुलंद करने के लिए अवैसी साहब खुल कर बोल रहे हैं। और यही काम मोहम्मद कैफ भी कर रहा है कि अगर हम नहीं खुलेंगे तो निश्चित तौर पे हम बंद हो जाएंगे, और बंद हो जाएंगे तो आज हम सिर्फ वोटर दे रहे हैं, कल हमारे वोटर लिस्ट से नाम भी ख़त्म हो जाएगा। जब हमारे पास कोई रहेगा ही नहीं, संसद भवन में जाएगा ही नहीं, विधानसभा में जाएगा नहीं, एमएलसी में जाएगा नहीं, तो हम कहाँ हैं, हम किस जगह पे हैं? तो इन सब चीज़ों के लिए तो भाई हमारी जो मस्जिदें टूट रही हैं, हमारे जो मदरसे बंद हो रहे हैं, हमारे जो वक्फ विल की ज़मीन जो छीन गई, हमारे जो एनआरसी सीएयूसी जिसे काला भद्दा कानून लाया गया, तो दूसरे को क्या पड़ी है कि उस पर सवाल जवाब करें? छीन तो हमारी रही है, पिट तो हम रहे हैं, मौलाना हमारी पिट रहे हैं, और मस्जिद में कौन नमाज़ पढ़ने जाएगा? दूसरे कौम के तो जाएंगे नहीं। मदरसा में किन के बच्चे जाते हैं? दूसरे कौम के तो जाते हैं नहीं। तो हमारी जब इन चीज़ों को बचाने के लिए हमको तो खुद आना पड़ेगा। तो हमको खुद आने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि अपनी क़यादत को खड़ा करना पड़ेगा, अपना सेनापति बनाना पड़ेगा, अपने आमिर को खड़ा करना पड़ेगा। तभी जाके आप मजबूत होइएगा, ना कि मजबूर होइएगा। और मेरा नारा भी है कि मजबूर नहीं, मजबूत बनो, अपने हक़ के लिए लड़ो, अपने वजूद के लिए लड़ो, अपने वक़ार के लिए लड़ो, अपने नस्ल के लिए लड़ो। अगर नस्ल को क्या देंगे, आज नहीं तो कल हम तो मर ही जाएंगे, लेकिन अपनी नस्ल को क्या जवाब देंगे कि क्या हम बीजेपी के डर से अपना वजूद वक़ार सब कुछ छोड़ दिए हैं? और जिनके पीछे भाग रहे हैं उनका तो मुख्यमंत्री बनेगा, उनको मुख्यमंत्री बनेगा, उनका तो विधानसभा का स्पीकर बनेगा, उनका तो मंत्री बनेगा, हमारा क्या बनेगा? हमारा तो कुछ बनेगा नहीं। तो लड़ाई यहाँ पे ये है कि क़यादत बनाएंगे तभी जाके हिफाजत में रहेंगे। आप एक बात बताइए, जिनके पीछे भाग रहे हैं उनके आप लिस्ट देख लीजिए। सारण कमिश्नरी में जितेंद्र राय, सत्येंद्र राय, और प्रेम शंकर यादव, हरिशंकर यादव, औध बिहारी चौधरी, और आपको श्रीकांत यादव, और आप मतलब इतने सारे विधायक सारण कमिश्नरी में एक जात से हैं, और हम उन पे भरोसा करके उनको जिताते हैं। लेकिन जब हमारे कौम के लोग उठते हैं तो वो भाग के चले जाते हैं बीजेपी में। तो उनके साथ हम क्यों खड़े रहेंगे? इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? और वो जीतते हैं, औध बिहारी के जीतने से मुसलमानों को क्या फ़ायदा है? मुझे एक बात बता दे सिवान की, हम उनके जीतने से हमें क्या फ़ायदा होगा, हम मुसलमानों को क्या फ़ायदा होगा? जब उनकी सीट काट दी गई 2015 में, तो आपने देखा होगा तुरंत अपने आप को साबित करने के लिए 27 से वोट लाए, जय सिया राम का नारा दिया उन्होंने, और साहबुद्दीन साहब की बातों को खंडन किया, साहबुद्दीन साहब के विरुद्ध खड़ा किया। साहबुद्दीन साहब के दिए हुए कैंडिडेट थे जदयू से, आपको जिस पर महागठबंधन के साथ लड़ी थी जदयू, चौहान साहब जो थे। लेकिन हुआ क्या?
तुरंत तो वो अपने आप को साबित किया और आज 2020 में चुनाव लड़ गए और मुसलमानों ने जिताया। और जब मुसलमान उठता है तो उसे बीजेपी 2 कहा जाता है, बीजेपी का एजेंट कहा जाता है। मैंने उनके लिए सब कुछ है और हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो इसकी दशा तो हम खुद हैं, इसकी भुक्तभोगी हम तो खुद है। और हम ठेकेदार बन गए हैं कि बीजेपी को हराओ, चाहे किसी भी परिस्थिति हो, नेता मत बनाओ। तो इस बार वो खेल नहीं होगा। सब विधानसभा में जाएंगे तो मुसलमान भी विधानसभा में जाएगा, सबका विधायक होगा तो मुसलमान का भी विधायक होगा, सबका एमपी होगा तो मुसलमान का भी एमपी होगा। तभी हमारी क़यादत बची रहेगी, तभी हमारी हिफाजत बची रहेगी। मुसलमानों की आप बात करते हैं और जिला भर में आपका चर्चा भी होता है। पहले क्रिकेट से जुड़े रहे हैं लंबे समय तक, उसके बाद अभी भी जुड़े हुए हैं और अभी जो है आप राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चा में रहते हैं और लगातार जो है सिवान सदर से तैयारी कर रहे हैं। आपके सभाओं में देखा जाता है भीड़ रहती है, उस भीड़ में तस्वीर जो सामने आता है उसमें मुसलमानों की आबादी होती है। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है मुसलमान जो हैं सदर के वो आप पे भरोसा कर पाएंगे? क्या एमआईएम के कैंडिडेट पे भरोसा कर पाएंगे? क्यों नहीं करेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ कि दूसरे को ताकत देंगे तो वो मजबूत होगा कि मुसलमान मजबूत होगा। चुनाव तो जीतना है ना जी। तो चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों का होना बहुत ज़रूरी है, एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। हमारी ताकत से तो दूसरे विधायक बन रहे हैं। और जब उनके आपने 2020 की चुनाव की बात की, 2020 के, अब जो थोड़ा सा पिछले बैक फ्लश में जाएंगे 5 साल पहले, तो 2020 के चुनाव में तो ओम प्रकाश यादव जी उठे थे और उन्होंने तो यादव का वोट ले लिया था। तो 10-11 हज़ार वाला 90 हज़ार का क़यादत करेगा, ये कहाँ का इंसाफ है? और हम कहाँ रहेंगे? सिर्फ वोट देंगे। 1700 वोट से जीते थे। 1700 वोट से जीते और जिताने वाला मुसलमान थे, उनके तो उनके खुद लोग हैं। और एक चीज़ आपने बोला कि मुसलमान क्यों नहीं मोहम्मद के पे भरोसा करेंगे? आखिर मुसलमान हम पे भरोसा नहीं करेंगे तो उन पे भरोसा करेंगे जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन क्रॉस वोटिंग किया? मुसलमानों ने क्रॉस वोटिंग किया। तो इनका क्या भरोसा है? कांग्रेस हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वो तो दूसरे के साथ चले जाते हैं। तो अपनी क़यादत रहता, अपने लोग खड़े रहते थे इंशाल्लाह, वो तो भाग के नहीं जाते ना। जहाँ है आज 75 साल से बीजेपी को हराने का काम किसने कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ मुसलमान कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के जो यादव लोग हैं, अगर राष्ट्रीय जनता यादव लोग को टिकट मिला तो वो निश्चित तौर पे वोट गिरेगा। यादव को टिकट नहीं मिलेगा, वो बीजेपी चले जाते हैं, तुरंत वो हिंदुत्व का नारा देते हैं। और आपने देखा भी होगा कितने सारे मैसेज भी आया है, कितने सारे ये सोशल साइट पे चल रहा है कि नहीं हम लोग 2024 में नरेंद्र मोदी जी के साथ रहते हैं, बिहार में जब यादव रहेगा तो देश के साथ है, यादव नहीं रहेगा तो। अब्दुल बारी सिद्दीकी को क्या हुआ? जदयू से यादव जी आए, सारा वोट चले गया और अब्दुल बारी सिद्दीकी अदर बदर हो गए। और होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोग तो आके पूरे मुसलमानों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। एक भी आदमी को उन्होंने पढ़ाया काम किया है? तो जब आपके पास पिलर ही नहीं रहेगा तो आपका तो घर कभी ना कभी तो गिरेगा ही गिरेगा। तो मुसलमानों को पेंडुलम बना के रख दिया, हम पेंडुलम नहीं रहेगा। एक चीज़ मैंने बताने जा रहा हूँ, छपरा जिला का यह सूरत हाल मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, सोनपुर से नया चेहरा आएगा, देखिएगा आप जरूर, यादव जी आएंगे। परसा से कौन आएंगे भाई? छोटेलाल राय। अमनौर से कौन आएंगे? सुनील राय। मरोड़ा से जितेंद्र राय ऑलरेडी हैं। छपरा से कोई, राजद से कोई आएगा तो गुप्ता जी आएंगे। अब देखिए यहाँ आइए, अब माझी से सत्येंद्र यादव, एकमा से श्रीकांत यादव। अब बताइए यादव की इतनी बड़ी लंबी कतार है, मुसलमानों की कतार कहाँ है? और 2009 में जब हिना साहब पहली बार चुनाव लड़ी थी तो सारे यादव एक होकर उनको वोट दिए। वहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल का उनको कोई महत्व नज़र नहीं आया और वहाँ से लगातार आज हम 20 साल से हार रहे हैं। किनके वजह से हार रहे हैं? किनके वजह से हार रहे हैं? हम तो अपने जहाँ पे आज भी, कल भी बीजेपी को हरा रहे थे, आज भी। अब हम लोग बीजेपी को हराने के चक्कर में नहीं हैं। हमारी क़यादत खड़ी होगी क्योंकि हम हकदार हैं जीतने के। आपका जब सीएम बनेगा तो मेरा विधायक क्यों नहीं बनेगा? आपका सीएम बन रहा है, आपका विपक्ष का प्रतिपक्ष के नेता भी बन रहे हैं, लेकिन मेरा क्या बन रहा है? मेरा क्या मिल रहा है? सवाल ये है। आज जो इतने पद पे होने के बाद भी जो यहाँ के जो नगर विधायक हैं, एक विधायक का जितना ऊपर जाना होगा, जितना परफॉर्मेंस देना होगा, उन्होंने दे दिया है। एक विधानसभा से स्पीकर से ज़्यादा कुछ बन नहीं सकते हैं आप एक विधायक होके। उसके बाद भी ये चुनाव लड़ने की होड़ में है, मुसलमानों के देने के होड़ में नहीं है। और 90,000 की क़यादत ये कैसे कर सकते हैं? ये कहाँ का इंसाफ है? मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ का इंसाफ है? तो लड़ाई यहाँ पर सिर्फ क़यादत की है, क्योंकि हमारे लिए कोई खड़ा नहीं है ना। अगर आज जो आलम मोहम्मद
आई लव मोहम्मद के बारे में आप देखिएगा तो एक भी विरोध भाषा नहीं है, एक भी विरोध भाषा है नहीं। लेकिन जानते हैं कट्टरपंथी जो इस टाइप के लोग हैं कि मुसलमानों को कहाँ चोट दिया जाएगा तो मुसलमान खड़े होंगे और मुसलमान जज्बात में आएंगे कि हमको कोई गाली देगा तो हम सह लेंगे, हमारी दूसरे को गाली देगा तो सह लेंगे, हमारे जमात को गाली देगा तो भी चल जाता है। लेकिन जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अगर सवाल करते हैं तो मुसलमान जज्बात में आएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा सियासत और बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने के लिए, उन्हें चोट देने के लिए। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा पूरे हिंदुस्तान के और पूरे सीवान के और पूरे बिहार के मुसलमान को कि देखिए ये वक्ती तौर पे एक तरह से हम लोगों पे ज़बरदस्ती हम लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन एक दिन हालात आएगी, बदलेगी, इंशाअल्लाह ताला बदलेगी। हम मोहम्मदवादी थे और रहेंगे। तो इन सब चीज़ों से, बैनर पोस्टर से हमें जाहिर नहीं करना है। हमें मोहम्मदवादी अगर वाकई बनना है तो हमें अपने मस्जिदों को भरना पड़ेगा और मदरसों को दुरुस्त करना पड़ेगा। इन पोस्टर बैनरों को आप छोड़ दीजिए। यही तो चाह रहा है बीजेपी, यही तो चाह रहा है कि एक तरफ मुसलमान खड़े हो जाए, दूसरी तरफ हिंदू खड़े हो जाए और हमारा जीत का रास्ता आसान हो जाए। लेकिन आसान रास्ता हम नहीं करने वाले हैं। हम लोगों को अपने मदरसा भरना होगा, हम लोग अपनी मस्जिद भरना होगा, हम लोग अपनी बहनों को समझाना होगा कि आपको किस तरह से रहना है। इन पोस्टर बैनरों से हम लोग को दूर जाना है और जवाब देना है कि क़यादत रहेगी तभी हमारी हर चीज़ की जवाबदेही होगी। हमें अपने दिल से डर को हटा के सिर्फ मोहम्मदवादी बनना है। सेकुलरवादी के चक्कर में पड़िएगा तो दीन तो छोड़िए, आपके दिन पे तो हमला हो रहा है, दुनिया भी आप हार रहे हैं। तो मैं सभी मुसलमान भाइयों से कहूँगा कि आप हमें जज्बात में भी नहीं आना है। अपने ये भारत संविधान से चलेगा, ना किसी की बाप की दुकान से चलेगा। ये संविधान चलेगा और निश्चित तौर पे हम लोग के इंशाअल्लाह फतूहात होगी, क्योंकि हम लोग कभी भी सच के साथ रहे हैं, ना कि झूठ के साथ रहे हैं। हाँ, आज हम लोग वक्ती तौर पे थोड़ी सी परेशानियों में गुजर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला का फरमान है कि वक्त बदलता है। अगर आज दुख है तो कल सुख आएगा और जवाब हम ही देंगे। और हम ही हैं दुनिया में एक ऐसे कौम जो हर वक्त बुराइयों से लड़ते आ रहे हैं, ना कि झुके हैं। देखा जाता है कि मतलब आप जब राजनीति में आए थे पहले, उस वक्त का आपका तरीका जो बात करने का और जितना आप डाटा पे बात करते थे, आपके पास जो राजनीतिक पकड़ थी, उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है इस बार। अभी का आपका जो बयान है, अभी आपने पूरा समीकरण समझा दिया, सारण का ही समीकरण आपने बता दिया, सिवान का समीकरण बता दिया, सब कुछ साफ तौर पे जो चीज़ें आप बता रहे हैं वो आप बहुत गंभीरता से समझ रहे हैं आजकल राजनीति को। उसके अलावा आप सभी के साथ भी रहे हैं, सभी को आपने देखा भी है। अभी आप जो कह रहे थे कि हेना साहब लोकसभा चुनाव हारते आ रही हैं 4 बार से, तो आप कह रहे थे कौन लोग हरा रहे हैं, तो इस पे भी आपने अच्छा से गहन जांच किया है। तो क्या लग रहा है किसका हाथ रहा होगा? अगर उनके चुनाव के पीछे की अगर बात किया जाए तो लगभग तो लोग बात करते हैं, मतलब ऑफ स्क्रीन। आपको क्या लगता है किन कारणों से हारती हैं? देखिए हम लोग सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे पास जो हमारी अपनी पार्टी नहीं है, ये हार का कारण है। अगर हमारे पास पार्टी रहती और अगर आज पार्टी के अगर मुसलमान अगर खुद की पार्टी बिहार में होती, जैसे अब वहाँ से अवैसी साहब आए हैं तो उनके साथ जाएंगे तो 20-25 अगर हमारी विधायक बन जाते हैं तो हम डायरेक्ट ना बात करेंगे, किससे बात करना होगा तो नीतीश कुमार से हम लोग बात कर सकेंगे कि आप हमें मंत्री दीजिए, आप हमें उपमंत्री दीजिए। तो हम तो किसी के पीछे खड़े हैं और पीछे खड़े वाला कभी जल्दी आगे आता नहीं है, वो कभी भी नहीं आता है। अगर हम वाकई अगर इस बार 20-25 सीट अगर एमआईएम लेके आती है तो आप मानते हैं ना कि वैल्यू कितनी बढ़ेगी। जब 3% वाले का वैल्यू हो सकता है और वो दावा ठोक सकता है कि 60%, 60 सीट हो सकते हैं उप मुख्यमंत्री, तो हम तो 19% है। तो अपनी वैल्यू तो हम खुद खराब कर लिए हैं दूसरे के चक्कर में। एक बात हमको बताइए आप, जब 1990 में जब चुनाव हुआ राष्ट्रीय जनता दल का, तो राष्ट्रीय जनता तो बीजेपी के सहारे से बन गई, बीजेपी के सहयोग से बनी थी। लालू प्रसाद यादव बने थे 1990 में, उनको जरूरत पड़ा तो बना लिया। तो हम क्यों पड़े हैं भाई बीजेपी के चक्कर में? हम बीजेपी के चक्कर में क्यों पड़े हैं? और एक बात और बताइए, जब भी राष्ट्रीय जनता दल को जरूरत पड़ रहा है तो आज भी जदयू की मुंह इंतजार में बैठा हुआ कि जदयू यहाँ से विड्रॉ करे, भागे, मेरे पास आए। हम मुसलमान कहाँ जाएंगे? किनके इंतजार में पड़े हुए हैं? हमारे साथ कोई नहीं आने वाला है। हमारे साथ एक ही जात है, वो अल्लाह की जात है, उसी पे भरोसा करना पड़ेगा और वो आएंगे, क्योंकि हम मोहम्मदवादी हैं, हमारे दिल में मोहब्बत है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम जाओ, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, तुम बढ़ो, मैं रास्ता दिखाऊंगा। लेकिन हम तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, हम तो दूसरे को बढ़ा रहे हैं 1975 से। 75 साल में बढ़िए भाई, आप बढ़िए, आप आगे बढ़िए, आप जीत जाइए,
आप जीते जाइए, आप जो हमारी जब जीतने की बारी आ रही है तो लोग भागने लग रहे हैं। तो ये सारा दोष हम खुद अपने आप पे बोलते हैं, दूसरे को नहीं देते हैं। लेकिन लोग अब समझ चुके हैं कि 3% का क्या वैल्यू है, 4% का क्या वैल्यू है, 7% का क्या वैल्यू है। उसका कारण है 12 सीट लेके आए हुए हैं जदयू से नीतीश कुमार एमपी का क्या वैल्यू है। देखिए आज सरकार के साथ बैसाखी के सर पे सरकार चल रही है लेकिन खड़े हुए हैं, इसका वैल्यू क्या है। 4 सीट लेके चिराग पासवान है, क्या वैल्यू है। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि सदन में जाना कितना ज़रूरी है और सदन में ख़ासतौर मुसलमानों को जाना ज़रूरी है। अगर 50-40 मुसलमान अगर सदन में नहीं रहता है तो फिर आपकी आवाज़ को कोई पूछेगा ही नहीं। एक अवैसी साहब जब बोलते हैं तो सबको अच्छा लगता है और हक की बात बोलते हैं, ना कि अपनी दुकान चलाने की बात बोलते हैं, ना अपनी ज़मीनों की बात बोलते हैं। वो पूरे लोगों को बात बोलते हैं और संविधान की बोलते हैं कि संविधान के दायरे में सब कुछ ये भारत चलता है तो संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। और इतना प्रभाव हुआ कि देश के सबसे बड़ी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उन्हें डेडिकेशन के लिए अमेरिका भेजा, ना कि किसी दूसरे को भेजा। तो ये है मोहम्मदवादी की ताकत कि अगर आप सच में वाकई मोहम्मदवादी हैं, वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप प्यार करते हैं तो बैनर पोस्टर हटाइए। आप मोहम्मदवादी बनने के लिए आप सबसे बड़े रहबर को बनाइए। रहबरी इतनी ज़रूरत है कि जब मदीना से जब चले थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो चाहते थे जिब्रील अलैहिस्सलाम से बोलते कि भाई हमको डायरेक्ट मक्का पहुँचा दीजिए, मुझे फतवा दे दीजिए। और अल्लाह जानते हैं कि रसूल के बाद कैसे नहीं मानेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। तो रहबरी दिखाएं और 10,000 सहाबियों के साथ जाके और ऐसी फतूहात लेके आया मक्का मदीना में कि आज तक 1500 साल होने को है, फतूहात ख़त्म नहीं होगी, क़यामत तक ख़त्म नहीं होगी कि ये सच की फतूहात थी ना कि ये गलत की फतूहात थी। तो इसी तरह हम मुसलमानों को भी आप रहबर लेके आना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे 35% बीजेपी का वोट पड़ता है, 65% वोट बढ़ जाता है। तो जो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी है वो मुसलमानों के साथ निश्चित आएंगे क्योंकि उनको मालूम है कि ये सच का राह पकड़ने वाले लोग हैं। बस अपना लोग सबसे पहले भरोसा करें अपने मोहम्मदवादी लोग पे। अपने लोग और अपने लोगों की जहाँ तक बात आती है, जब तो आप तो अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से जाके मिल रहे हैं, तो आज जैसे आप बात देखा जाता है कि जो भी आपकी सभा होती है उस सभा में आप कहते हैं कि 90,000 वोट हमारी हैं। हर सभा में सिवान सदर में देखने को मिलता है। तो कैसे, क्या आंकड़ा है, क्या समीकरण है आपका कि आप चुनाव जीत जाएंगे? क्योंकि चुनाव लड़ने का मतलब ही है आपका कि चुनाव जीतना है आपको। हर आदमी जो चुनाव लड़ता है उसको जीतना रहता है। तो आपका क्या समीकरण है जीत का? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। किसी भी हालत में यह मुसलमान नहीं हार पाएगा अगर वाकई मुसलमान एक साथ खड़ा हो जाए। देखिए 90,000 वोट है, 90,000, 34,100 यादवों का वोट है, उनकी 17,000 हुआ जिसमें से 6 से 7,000 वोट चला जाता है बीजेपी में, बचा कितना 10-11 हज़ार। अगर राष्ट्रीय जनता दल यहाँ लड़ेगी, जन स्वराज लड़ेगी, बीजेपी लड़ेगी और 2-3 और नवीन मुस्लिम लड़ेंगे तो उनका वोट दोहरीकरण होगा, पक्का होगा और लड़ाई हो जाएगी 50 से 55 हज़ार में। एक तरफा मुसलमान खड़े हो जाएंगे तो उनका तो 60,000 दिख रहा है और 10 से 15 हज़ार हमारे साथ दलित, गड़ा पिछड़ा सब लोग। तो मैं चुनाव कैसे हारूंगा, सिवाय अल्लाह छोड़ के जात हमको हरा ही नहीं सकता है। ये लोगों को समझाना मेरा काम है। मैं समझा रहा हूँ कि आपको एकजुट होना पड़ेगा और मोहम्मद कैफ के साथ आना पड़ेगा। और मोहम्मद कैफ अगर जीतता है तो एक बात बताइए, कहाँ जाएगा, किनके साथ खड़ा रहेगा? निश्चित तौर पे सिर्फ फेस बदलना है, यहाँ पे चेहरे को बदलना है। जो चेहरा आपको कुछ नहीं दे पा रहा है वो मोहम्मद कैफ देगा। जो चेहरा आज तक आपको ठगने का काम किया है वो मोहम्मद कैफ उसको हटा के अपना चेहरा आएगा तो निश्चित तौर पे कामयाबी मिलेगी। और मैं जब जाऊंगा सदन में तो अपनी बातों को मदरसे पर सवाल करूंगा। जो जिस तरीके से एनआरसी, सीए, यूसीसी पे सवाल हो रहा है और जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हो रहा है, तो जो विधायक यहाँ बने वो तो नहीं ना उठाएंगे, उनके समाज से तो कुछ हो नहीं रहा है। मेरे समाज में, मेरे कौम पे ना इतना बड़ा प्रहार हो रहा है तो मैं ना उठाऊंगा। मैं उठाऊंगा बखूबी, बड़ी जोरदार तरीके से उठाऊंगा। और ये बात अब लोग समझ रहा है कि अपने जात में, अपने कौम में विधायक एमपी होना चाहिए, तभी जाके मजबूती के साथ हमारी क़यादत खड़ी रहेगी। और अरे भाई, दीन की जमात ज़रूरी है
दिन को फैलाने के लिए तो कितनी मशक्क़त करना पड़ रहा है कि दिन की जमात ज़रूरी है, दिन की जमात। तो भाई तो सियासत में भी मुसलमानों की जमात ज़रूरी है। अगर सियासत में मुसलमान नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पे फेल हो जाएगा। और हम कब तक दूसरे पे भरोसा करेंगे? मैं बार बार कहता हूँ कि दूसरे पे कैसे भरोसा करेंगे आप? क्या मिलने वाला हासिल होने वाला है? अगर आज जो ये दशा हो रहा है, कोई भी बोल देता है कि मुसलमान नमक हराम है, कोई कुछ भी बोल देता है, और हम जिसके पीछे खड़े होते हैं। अभी लोगों ने पूछा तेजस्वी यादव से कि बरेली के कारण भी इतना बड़ा देश में बड़ा उपद्रव हो रहा है, बहुत सारा सवाल उठ रहा है, तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं मैं बिहार में अभी मसरूफ़ हूँ, मतलब बिहार के बारे में सोच रहा हूँ। तो मतलब उनको मुद्दा ना चाह के उनको वोट चाहिए। यह तो साफ हो गया कि हम आपके हक हकूक़ की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हम बिहार के बारे में, भाई आप कह रहे हैं एक तरफ कि वक्फ बिल जब आएगा तो हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। आप ये क्यों नहीं करें कि मेरी सरकार आए या नहीं आए, मुसलमानों में नेता आएगा? ये आप कब बोलिएगा? आप अपने जात को बढ़ा दे रहे हैं, पूरे ऊपर लेके चले जा रहे हैं। और मुसलमानों का जब क़यादत, मुसलमानों का जब नेता मरता है तो आप दिल्ली से लाने भी नहीं जाते हैं, ना पूछने जाते हैं। आप लाली यादव के घर जाते हैं, अपने पूरे टीम के साथ जाते हैं, 8-8 10 विधायक यादव के चले जाते हैं। लेकिन हमारा मुसलमान भाई जब हरदिया में जब कांड हो जाता है तो उनके पास एक विधायक भी नहीं भेजते हैं। ये हालात है आपकी। और ये आप बोलते हैं कि मुसलमानों का हम ठेकेदार बनेंगे। तो मुसलमान अब हकदार बनेगा। आप ठेकेदार बनिए अपने जात का, मुसलमान अपना हकदार बनेगा और अपनी क़यादत को खड़ा करेगा। उसे मालूम हो चुका है कि हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा है। हमारा मौलाना पिट जा रहे हैं तो कोई भी नहीं जा रहा है, ना उनके हक हकूक़ के लिए लड़ा। आपके लिए आप बोल रहे हैं कि हम पूर्णिया का पप्पू यादव जब आए थे यहाँ पे तो उन्होंने कहा था कि बिहार बंद करने का किया था। और हमारे मौलाना पिट जाते हैं तो वहाँ आप जाके कुछ नहीं कहते हैं। हमारे यहाँ गोली बंदूक हरदिया से लेके हर जगह हो जा रहा है, मम लिंचिंग हो गया। क्या कसूर था? और उनके जात भाई मारा था इसलिए उन्होंने नहीं जा पाएंगे कि हम जाएंगे तो मेरी जात का वोट खराब हो जाएगा। तो मेरे लोग भी, जहाँ भी मेरे लोग के साथ दुर्व्यवहार होगा, मोहम्मद कैफ जाएगा और उनकी आवाज़ों को बुलंद करेगा, संविधान के तहत करेगा, ना कि कोई आक्रोशिक तहत करेगा। क्योंकि संविधान राइट देता है, संविधान को जगाना, संविधान को बताना हमारी कौम को भी ज़रूरत है कि आप अपने हक हकूक़ के लिए लड़िए। किसी दूसरे के पीछे लड़िएगा तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। हिजाब पे सवाल उठ रहा है, कौन आवाज़ उठाता है बताइए आप? अभी मुजफ्फरपुर में जब कब्रिस्तान में कब्र में मैयत से निकाल दिया गया और ये वक्फ बिल के वजह से ये झमेला हो गया और वहाँ से कब्रिस्तान से उस मैयत को निकाल के दूसरे जगह दफनाया गया। कौन बोलने गया? कौन वहाँ खड़ा होने गया? कोई खड़ा नहीं होगा। खड़ा होना पड़ेगा तो अपना लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, अपनी क़यादत को बनाना पड़ेगा, अपना सेनापति बनाना पड़ेगा, अपना रहबर बनाना पड़ेगा। जिस कौम में सेनापति नहीं उस कौम का क्या होगा? जिस राज्य में सेनापति उस कौम का क्या होगा? कुछ होने वाला है? जब आप नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में, वहाँ भी एक सेनापति नमाज पढ़ाता है, नहीं तो सेनापति नहीं होता तो नमाज भी नहीं होगा। क़यादत रहती है कि नहीं? इमाम साहब रहते हैं, इमामत करते हैं ना, वहीं से हमारी क़यादत शुरू हो जाती है। और हम मुसलमान दूसरे पे क़यादत पे लगे हुए हैं कि इनको बढ़ा दीजिए। उनको बढ़ाने से क्या मिला? 75 साल से तो बढ़ा ही रहे हैं। कभी आप उन पर भी भरोसा कीजिए, तभी तो सेकुलर रहेगा। सेकुलर का मतलब क्या हुआ? बराबरी। हर जात में नेता है। जब बिहार में बात होता है तो एमवाई समीकरण आ जाता है। तो एमवाई समीकरण में लोग सोचते हैं कि जब मुसलमान और यादव जब मिलते हैं एक साथ तो राजद की सरकार बन सकती है। अभी जो मुसलमान हैं बिहार में देखा जाए तो राजद की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं। सिवान की अगर हम बात करें तो अवध बिहारी चौधरी हैं, यादव हैं, उनके साथ यादव समाज आएगा, उसके साथ साथ राजद के लिए मुसलमान आ जाएंगे तो उनका सीट निकल जाएगा आसानी से। जहाँ भी आप एमआईएम से अगर आएंगे तो आप एमआईएम से आप चुनाव लड़ेंगे तो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट हमको मिलेगा। तो लेकिन मेरे घर का जब तक वोट नहीं मिलेगा, मेरे घर का वोट नहीं मिलेगा तो बाहर कैसे देगा? लोग तो ये सोचते हैं ना कि किसी को जिताना है, बीजेपी को हराने के लिए। लोग कहते हैं बिहार में यही बात होता है कि बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान वोट करते हैं। जब बीजेपी को हराने के लिए आप अगर वोट कर रहे हैं तो राजद की तरफ लोग चले जाएंगे। मानसिकता ये बनाया गया है। तो बीजेपी को हराने के लिए ये मुसलमान ही ठेकेदार बनेगा? एक बात बताइए हमको, बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान ही ठेकेदार बनेगा? 2009 से बीजेपी को नहीं लोग हरा रहा है यहाँ पे। उस वक्त बीजेपी नहीं दिखता है, वहाँ मुसलमान दिखने लगता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी को कौन हराया? मुसलमान हराए। कि जिनकी बात कर रहे हैं माई समीकरण वाले, वो हरा दिए।
कौन हरा दिया? आप बता दीजिए हमको। आप हमको जहां दिखाइए जहां यादव की तादाद है वहां मुसलमानों को टिकट दे दिया जाता है, और जहां मुसलमानों का ज़्यादा तादाद है वहां यादव को दे दिया जाता है। तो मुसलमान तो बाखूबी अपना बड़ी ईमानदारी के साथ जाके यादव को वोट दे देते हैं, लेकिन जहां मुसलमान खड़ा हो तो यादव कहाँ चले जाते हैं? ये कौन सा समीकरण है? और मैं एक बात बता दे रहा हूं, कब्रिस्तान का झगड़ा हो, महावीरी का झगड़ा हो, मुहर्रम का झगड़ा हो, सब यादवों से है। आपको वोट नहीं देने वाले, वोट ले लेंगे लेकिन देंगे नहीं। आप देख लीजिए इसी चुनाव आपकी लड़ाई 2024 किससे में। होगी? सिवान में आपकी लड़ाई राजद से मेरी होगी लड़ाई- या फिर बीजेपी एनडीए से होगी देखिए, या जनसुराज से होगी? मेरी लड़ाई जो है हाँ। मेरी कौम से है कि मैं अपनी कौम को मजबूत करने आया हूँ। मेरी कौम मजबूत हो जाएगी, मेरी ताकत बढ़ जाएगी। और इसलिए कि मेरी कौम के पास पूरा अपरपार वोट है, और जब मेरे घर का वोट मुझे नहीं मिलेगा तो बाहर का वोट कोई कैसे दे देगा? मेरी लड़ाई सीधे तौर पे एनडीए से होगी। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल नहीं है मार्केट में, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। मेरे वोट से वो मार्केट में आ रहे हैं। तो जब मेरा वोट मोहम्मद कैफ आ चुका है, एक मोहम्मद को मानने वाला आ चुका है, और लोगों का, और यहाँ पर कुशीनगर में मैं ही गया हूँ आवाज़ उठाने के लिए, मधुबनी बेनीपट्टी में मैं ही गया हूँ, छपरा के मोबलीची व मुसलमान मोहल्ले में कुरैसी में तो मैं ही गया हूँ, भगवानपुर में जब एक सिपाही का तांडव हुआ तो मैं ही गया हूँ, जब यहाँ पर सिवान जंक्शन पर जीआरपी वाले ने 200 बच्चे यतीम बच्चों को अररिया से उतार के रख दिया तो मैं ही गारंटर बनकर उनको छोड़ाने का काम कर रात में लेके 2 बजे रात में आया हूँ। मैं ही जो हूँ वक्फ बिल का जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कराने वाला मैं ही व्यक्ति हूँ, मैं ही हूँ अजान कंपटीशन कराने वाला मैं ही व्यक्ति हूँ, और हर वक्त साहबुद्दीन साहब को भरा बुला कहने वालों को जवाब देने वाला भी मैं ही मोहम्मद कैफ हूँ, ना कि दूसरा कोई और है। तो मैं, अगर कौम मेरे साथ नहीं रहती है तो सवाल का जवाब ऊपर देना पड़ेगा, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं अपनी काम को बखूबी करता रहूँगा और मैं अपनी ज़िंदगी भर अपने कौम के लिए करता रहूँगा। कहीं अगर मिलता ना कहीं ऐसा चीज़ तो अपने मैं ज़िंदगी अपना कौम के लिए वक्फ कर दूंगा। कोई मुझसे रजिस्ट्री कराएगा ना तो रजिस्ट्री कर दूंगा कि मैं अपनी कौम के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर लूँगा। मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे कल ऑपरेशन है, लेकिन मैं आया हूँ कि नहीं, मैं जहाँ भी ज़रूरत पड़ी, जिस हालात में रहूँगा, अपने कौम के लिए खड़ा रहूँगा। इसलिए कि मेरे कौम के साथ कोई खड़ा नहीं है। मेरी बहनों का जब हिजाब पे सवाल, अब बगल में कोई उल्टा पुल्टा बोलता है तो बताइए उसमें सवाल उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? कब्रिस्तान ज़मीन में से लाशें उठ के चले जा रही है, कोई बोलने वाला नहीं है, तो कौन बोलेगा? मैं जब मरूंगा, आज नहीं तो कल तो मरना है ना, क्या जवाब आखिरत में दिया जाएगा बताइए आप? यही कि बीजेपी के डर से हम सिर्फ एक आदमी को हराने लग जाते थे, नेता प्रतिपक्ष वही, मुख्यमंत्री का हमारे साथ कौन खड़ा है और हमारा क्या बनने वाला है? जिसने सींचा राष्ट्रीय जनता दल को, जिसने इस मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल को दिया, उसके साथ आज कौन खड़ा है? साहबुद्दीन साहब ने, उनकी अंतिम एक वर्ड थी, शायद आप लोगों ने सुना होगा कि मेरी जनता, मेरे सपोर्टर समय पर जवाब देंगे। अब ये पार्टी का नाम थोड़ी लिए थे कि बीजेपी को बोले थे कि जदयू बोले थे कि यार भाई राष्ट्रीय जनता दल की महागठबंधन की सरकार थी, उस वक्त उनका बिल टूटा, और बिल टूटने के बाद और वहाँ पर उनके विधायक, उनके लालू जी के परिवार, सब लोग वहाँ खड़े थे, कौन उनको पूछने गया? तो समय आ गया है जवाब देने का, समय आ गया है बहुत कुछ करने का। जब तक आप जवाब नहीं दीजिएगा तब तक आप वजूद में नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर मजबूत लोगों की इज्जत होती है, ना कि मजबूर लोगों की इज्जत होती है। चलिए ठीक है, हमारे साथ थे मोहम्मद कैफ और बंटी, जो क़यादत की बात करते हैं, जो हक हकूक़ की बात करते हैं, जो अपने लोगों की बात करते हैं, जो सिवान में अपने मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर बात करते हैं कि इनके हक हकूक़ की जो बात है वो कौन उठाएगा? क्या दूसरे समुदाय के लोग उठाएंगे या फिर कोई अन्य पार्टी उठाएंगी? हालांकि इनका कहना है कि बिहार में भी, कहना चाहता हूँ, एक बात बताइए, हम मुसलमान कह रहे हैं कि भूरा बल साफ करो, आप बता दीजिए ये वोट किसका है? ये कहते कौन है? और हम लोग बदनाम रह रहे हैं, हमारी ज़मीनें छीन रही है। भूरा बाल साफ करने वाले, कहने वाले यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के लालू जी और उनके बहुत सारे समर्थक। हम मुसलमान तो नहीं ना करते हैं, लेकिन हम लोग को तो विलन बना दिया जा रहा है बीजेपी को हराने का। तो वो जाने,
हमारे साथ हर कौम के लोग खड़े हैं और राष्ट्रीय जनता दल के साथ सिर्फ वही लोग खड़े हैं जो सत्ता भोगी चाहते हैं। हम सबके साथ खड़े हैं और हमारे साथ सब लोग खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। और सिवान में एक नया देखिएगा समीकरण होगा, सब जात के लोग हमको वोट करेंगे। सब जातों के दिल में मोहब्बत कैफ रहता है। मैं करता हूँ अपनी जात बात, अपनी जात का काम करता हूँ हर जात का, ये आप याद रखिएगा। बात करता हूं अपनी जात का, काम करता हूं हर जात का। कैफ जी लगातार जो है वो सिवान सदर में घूम रहे हैं और एमआईएम से उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि अभी टिकट जो है किसी का कंफर्म नहीं हुआ है, कोई भी पार्टी अभी अपना टिकट जो है वो अभी उम्मीदवार नहीं उतारी। हालांकि क्षेत्र में लोग घूम रहे हैं। कैफ और बंटी जो हैं वो क़यादत की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। ख़ास तौर पे देखा जाता है किसी तरह के मुसलमान के साथ कोई घटना घटता है तो सबसे पहले इनकी वहाँ पे उपस्थिति होती है। जिस तरीके से क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, अभी बीमार चल रहे थे, उसके बाद भी देखा जा रहा था, तस्वीरें सामने निकल के आ रही थी कि लोगों से जाके मिल रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले जो समय है उसमें कितना मुसलमान जो हैं इन पे भरोसा जताते हैं या फिर अन्य वोटर जो हैं वो कितना इनके ऊपर भरोसा करते हैं। आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।